सीधा पॉइंट पे आना चाहूँगा, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ क्या है सबसे पहले? सिंपल टर्म में बताए, वक़्फ़ मतलब डोनेशन ही हुआ, एक दान हुआ, और वो सब रिलीजन में होता है, हर रिलीजन में ये कंसेप्ट है। जो इस्लामिक प्रैक्टिस करते हैं तो इस्लामिक प्रैक्टिस के अंदर ये आज से नहीं 1400 साल से चल रहा है। बिफोर 1400 ईयर्स हमारे मोहम्मद पैगंबर साहब ने उसी ज़माने में भी एक बागान डोनेट किया था खरीद के, और उन्होंने पर्पस बताया था कि इसका बेनिफिट पुअर पीपल्स, गरीब नीडी लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए। जैसे समय चलता गया, यहाँ भी इंडिया में भी इतने लाखों की तादाद में मुस्लिम है, इस्लामिक प्रैक्टिसिंग है, तो वो कंसेप्ट सब जगह चलता गया, और ये धीमे 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 समय होते वो इतने बढ़ते गए ट्रस्ट कि उसको मैनेज करने के लिए कुछ बोर्ड की ज़रूरत पड़ी, और उसके हिसाब से 1995 में एक्ट आया, उसको अमेंडमेंट हुआ 2013 में, और वो अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड बनाए गए। और वक्फ बोर्ड बेसिकली जो वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज़ है उसको मैनेजमेंट करते हैं, उसका मॉनिटरिंग करते हैं, ऑटोनोमस बोर्ड होता है और उसको मैनेज करता है। तो एक प्रॉपर्टी को वक्फ करने की प्रोसेस क्या होती है? प्रॉपर्टी को वक़्फ़ करने की प्रॉपर्टी होती है कि वो आदमी जो जिसकी अपनी खुद की मालिकी की प्रॉपर्टी है उसकी वो डीड बनाता है। 2 या 3 तरह से वक़्फ़ हो सकती है। एक वक़्फ़ डीड बनाता है, वक़्फ़ डीड बना के जैसे अपने गिफ्ट डीड बनती है उसी तरह वक़्फ़ डीड बनती है, और वो वक़्फ़ बोर्ड में रजिस्टर कराता है। एक बार वक़्फ़ हो गया तो फिर उसका मालिक इस्लामिक शरिया के हिसाब से अल्लाह रहता है, वो व्यक्ति उसका मालिक नहीं रहता है। वो प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी की जाती है, और उसकी जो भी इनकम होती है वो उसके अच्छे कामों के लिए जो पर्पस से किया है उसकी है। मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि एक किसी के पास पैसा है जो अपनी आल औलाद अपने बच्चों को नहीं दे रहा है आदमी, अब बच्चों को छोड़ के वो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी कर रहा है, तो उसका एक मोटो रहता है। उसने सोचा है कि ये प्रॉपर्टी, मेरे पास 2 घर है तो मैं एक अपनी औलाद को देता हूँ, दूसरा घर मैं अल्लाह के नाम पे वक़्फ़ किया हूँ। वो वक़्फ़ की प्रॉपर्टी उसका सही मोटो उसी को पहुँचनी चाहिए, उसका फ़ायदा। अब फ्यूचर में क्या होने लगा, जैसे समय जाने लगे, ट्रस्टीज चेंज होते गए, तो फिर वो प्रॉपर्टी बिकनी भी चालू हो गई, तो एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और ये सब लीगल मैटर्स इतनी सारी आज वक़्फ़ की चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है क्योंकि बहुत सारी जगह पे ज़मीनों की कीमतें बढ़ती गई, शहर बढ़ते गए, तो उसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब आज 50 साल पहले, 40 साल पहले किसी ने अच्छे इरादे से वक़्फ़ किया है, आज की तारीख में जो उसकी ख्याल रख रहा है, जो मुतवल्लिस बोलते हैं, ट्रस्टीज़ बोलते हैं, उसमें से वो लोग उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो ये लिटिगेशन फाइल होता है, कोर्ट केस होता है। तो 2013 में एक अमेंडमेंट ये भी था कि वंस वक़्फ़ ऑलवेज वक़्फ़, तो 2013 के बाद वक़्फ़ की कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती है। ये अमेंडमेंट हुआ है 2013 में, तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी हाँ, उसके लिए लीज़ रूल्स होते हैं, तो आप एज़ पर वक़्फ़ लीज़ रूल्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा 29 साल के लिए उसको किराए पे दे सकते हैं, और किराए की इनकम वो पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। किसी ने वक़्फ़ किया है कि मेरी प्रॉपर्टी का एजुकेशन के लिए उपयोग होना चाहिए, तो एजुकेशन के लिए। कोई करता है कि इसको गरीबों को, मस्किनों को मदद करने के लिए, तो उसके और कई ऐसे वक़्फ़ कर देते हैं जिसमें कोई पर्पस नहीं होता है, तो उसका मेन पर्पस ये होता है कि उसकी इनकम का लोअर जो डाउन ग्रेड लोग हैं उनकी मदद के लिए की जाए। राइट सर, ये जो भी चेंजेस हुए हैं वक्फ के नए एक्ट में, उससे देश के हर कोने में रहते हर एक छोटे मुसलमान पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखो, ये अब मैं लॉजिकली बात बताऊं तो इतने सालों से वक्फ रेट था, आप कितने लोगों को पूछोगे तो लोगों को पता ही नहीं है। जो आपने इनिशियल में भी मुझे बोला कि काफ़ी लोगों को क्या है वक्फ वो पता नहीं है। ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे इसके गलत मिथ्स भी है जो, तो ये इतना डिबेटेबल इश्यू हुआ, डिस्कशन हुआ, तो सही क्या है और रियल में वक़्फ़ में क्या होता है ये भी लोगों को मालूम पड़ा। और आज जो बेनिफिट ले रहे हैं ना, मेरे हिसाब से 98% मुस्लिम को इसका बेनिफिट मिला ही नहीं है, वक़्फ़ प्रॉपर्टियों का, वक़्फ़ की इनकम का। 2% 3% मुस्लिम्स ने इसका बेनिफिट लिया है, और ज़्यादातर ट्रस्टीज ऐसा समझ के ही चल रहे हैं कि भाई हम लोग जब तक जिंदा है, ट्रस्ट में है, तो हम लोग ही इसके मालिक है। वो माइंड में से कंसेप्ट ही निकल गया है कि ये तो खुदा की प्रॉपर्टी है, आप तो एक केयर टेकर हो। आज आप वो 15 साल 2 साल बाद दूसरा आएगा, तो आपको इसका जो पर्पस है वो यूज़ करने का है, तो पुअर के लिए करने का है। तो अगर सही तरह से इसका इस्तेमाल होता है और सही जो कोज अवेयरनेस लोगों में आई है, लोग अब सामने से पूछेंगे, वक्फ बोर्ड के लोगों को जिम्मेदार जो लोग बैठे, उसके बाद लोग सामने से आएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा डिबेटेबल इश्यू बना। तो इसका बेनिफिट जो लोएस्ट मुस्लिम कास्ट है, गरीब है, जो पसमंदा बोलते हैं, जो मुस्लिमों के अंदर बैकवर्ड क्लासेस रहती है, गरीब, खास करके विधवा और एजुकेशन फील्ड के अंदर, तो ये सब जगह में इसका फ़ायदा, लेकिन मैनेजमेंट सही तरह से होना चाहिए। और ये सरकार ने अच्छी कोशिश की है,
और इनको का मेरे हिसाब से ये ग्राउंड रूट पे अगर उतरेगी तो जो गरीब मुस्लिम है उसको उसका बेनिफिट होगा। तो सर ये गरीब मुस्लिम है या कोई भी देश का मुसलमान है, अगर कोई ये नए एक्ट के बाद ये प्रॉपर्टी डोनेट करता है या फिर उनके जो फोर फादर्स है उन्होंने ये उसकी प्रॉपर्टी डोनेट की हुई है, तो फॉर एन एग्जांपल कोई एक देश का मुसलमान है, उसको चेक करना है कि उसकी दी हुई या उसके फोर फादर्स की पहले से दी हुई प्रॉपर्टी सही तरीके से इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो कैसे चेक कर सकता है? देखो, वो वक्फ बोर्ड में अपनी एप्लीकेशन कर सकता है और जो जगह उसने दी है वही जगह है कि उसमें से निकल गई, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने नए एक्ट में प्रावधान किया है कि एक सेंट्रल पोर्टल बनेगा। और आपको गुजरात का तो मैं अभी तो कल से ही हमारे यहाँ एक सेंट्रल की टीम सर्वे के लिए भी आ गई है और हमने कल उनको डायरेक्शन दे के भरूच, सूरत और अहमदाबाद में रैंडम प्रॉपर्टी लेकर सर्वे भेजा है कि जो हमारे पोर्टल पे दिखा रहा है उसमें कितना प्रॉपर्टी है और ग्रास रूट पे जगह पे कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा डेटा अपलोड होगा, ऑनलाइन सब हो जाएगा, लोग अपनी प्रॉपर्टी देख भी सकेंगे, ट्रस्ट उसमें कौन ट्रस्टी कब बना और रेवेन्यू रिकॉर्ड सब के साथ मैच करके होगा इन फ्यूचर। बोलते हैं डिजिटलाइजेशन पूरा वक्फ बोर्ड की सभी प्रॉपर्टी का किया जाएगा और कोई भी नई प्रॉपर्टी आती है तो उसको विदिन 6 मंथ सेंट्रल के पोर्टल पे चलाना भी कंपलसरी कर दिया है, तो सेंट्रल से भी मॉनिटर हो सकता है। तो अब टेक्नोलॉजी के ज़माने से उसका यूज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट होगा और जिसने वाकिफ़ किया है, जिसने वक़फ़ किया है, जो वाकिफ़ है, जिन्होंने अपना डोनेशन किया है, उसके ऊपर भी एक विश्वास बनेगा उनमें भी। तो कोई भी इंसान इंडिया के किसी भी कोने में चाहे रहता हो, क्या वो चेक कर सकता है कि उसके आसपास कहाँ पे कितनी वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज़ है? ये एक बार पोर्टल पूरा अपडेट हो जाएगा फिर डेफिनेटली देख सकेगा, क्योंकि ऐसे कई हमारे पास यहाँ एक साल में भी मेरे पास 1-2 इश्यू आया कि कहीं पे किसी ने ऐसा किया कि भाई ये तो वक़फ़ की सालों से नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी, हिंदू की प्रॉपर्टी, यहाँ का आश्रम बना हुआ है और वक़फ़ ने उसके ऊपर दावा कर दिया है। फिर हम लोगों ने रिट्रोस्पेक्टिवली उसको चेक किया तो जो पुराना वामसी पोर्टल है, वो वामसी पोर्टल के अंदर जो अपडेट किया हुआ था उसमें पूरा लैंड उन्होंने दिखा दिया कि ये 10 एकड़ का जगह XYZ वक़फ़ ट्रस्ट का है, उसमें एक कॉर्नर के अंदर वो प्रॉपर्टी भी है, लेकिन उसने कहीं ऐसा दावा नहीं किया कि ये वक़फ़ ने ले लिया है। तो ये डिजिटलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ या पोर्टल का अपडेट नहीं हुआ, इसी की वजह से भी कई बार मिसकंसेप्शन हुआ और वहाँ के लोकल गाँव में कम्युनिटी के बीच में भी एक टसल हो गया, अविश्वास बन गया, हिंदू मुस्लिम के बीच में भी कई जगह पे विवाद हो गया। तो अगर ये सही तरह से ट्रांसपेरेंसी से सब रिकॉर्ड अपडेट होगा तो फ्यूचर में इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे और लिटिगेशन भी कम हो जाएंगे और एक भाईचारे का और एक दूसरे के छोटे छोटे गांवों में, शहरों में तो ज़्यादा ये टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन छोटे रूरल एरिया में गरीब मुस्लिमों का कब्रस्तान होता है तो एक खाली दीवार बनाने के लिए या दरवाजा बनाने के लिए नॉन मुस्लिम से टसल हो जाती है, क्योंकि उनका भी खेती वहाँ लग के उनका खेत होता है, तो वो खेत के बाजू में बोले कब्रस्तान है तो नहीं है, ये तो गलत है, तो फिर वो डिमार्केशन नहीं होता है, इसलिए होता है। अगर उसके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड करेक्ट हो जाएगा तो वो भी एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये आपका बाप दादा की जमीन है, तो वो लोग भी नहीं उसमें इंटरफियर करेंगे। तो जब तक ये सब क्लियरिफिकेशन नहीं होगा तो ये इश्यू होते रहेंगे। तो होपफुली जो नए एक्ट के अंदर जो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रावधान दिया है कि ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी शुड बी डिजिटलाइज, रीसर्वे एंड मैप्ड, तो उसका फ़ायदा होगा। जो नॉन मुस्लिम्स है उसमें भी थोड़ा ये डर ये कुछ डिबेट के बाद शुरू हो गया था लास्ट 1 साल से, लेट्स से बोले, क्योंकि राजकोट में जो गुजरात में है वहाँ पे भी एक ऐसा हुआ था कि 2 लोगों की जो दुकानें थी उसको मुस्लिमों ने आके कब्जा कर लिया और बोला था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा हो गया था। तो क्या ये नए वक्फ के एक्ट के बाद हर कोई अपनी दुकान, हर कोई अपना घर, हर कोई अपनी प्रॉपर्टी देख पाएगा आफ्टर, एज यू सेड कि 6 महीने के बाद सब कुछ पोर्टल में अपडेट हो जाएगा? तो जैसे कि मुझे देखना है कि मेरा घर वक्फ है या मेरा खुद का है, ऐसे हर कोई देख पाएगा क्या? नहीं देख पाएगा ना, क्योंकि सेंट्रल से ही पोर्टल अपडेट होगा तो सब वक्फ बोर्ड का डेटा उसमें ऐड हो जाएगा, तो देख पाएगा। और आपने जो राजकोट की बात की, वो पुराने एक्ट के हिसाब से एक मस्जिद का ट्रस्टी ने एक अपील की थी कि भाई हमारी जो शॉप्स है, वो जो नॉन मुस्लिम टेनेंट्स है वो रेंट नहीं दे रहे या वो उसको सही तरह से हमको कब्जा नहीं दे रहे, इलीगली कब्जा कर रहे, ऐसी उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो वक्फ एक्ट के हिसाब से उसको नोटिस देने की होती है, उसको कोई पावर नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले। वो ट्रस्टी ने गलत किया, हमने उसको रिमूव भी किया यहाँ से भी।
और उसके खिलाफ एक्शन भी ली। उसको ये पावर नहीं है कि वो जाके सीधा किसी का सामान फेंक दे। उसको एज पर वकफ एक्ट उसको नोटिस देना चाहिए कि भाई आप हमारे टेनेंट्स हैं, आपने अगर रेंट नहीं दिया है तो आप करार कर लीजिए। और ये अभी के रूल के हिसाब से या आज के टाइम के हिसाब से ये वकफ वो एग्री होता है तो ठीक है, नहीं एग्री होता है तो उसको सेकंड टाइम नोटिस दे, फिर थर्ड नोटिस दे। उसके बाद वो लोकल पुलिस में अब मस्जिद की तरफ से कंप्लेन करे। उसका इंडिविजुअल है ही नहीं खुद का, वो मस्जिद के प्रॉपर्टी है कि भाई हमारा यह मैटर चल रहा है, और उसमें समाधान हो जाता है तो सबसे बेस्ट है। अगर वो उसको टेनेंट को ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये लोग गलत डिमांड कर रहे हैं, मेरे रेंट इतना ही होना चाहिए, वो इतना मांग रहे हैं, तो वो बैठ के वो लोग उसका सॉल्यूशन कर दे। राजकोट में इश्यू इसलिए हुआ कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिया और रातों रात जाके उसका सामान वगैरह खाली कर दिया, फेंक दिया, फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेन लिया। इतना बड़ा डिबेट में ऐसा पावर किसी ट्रस्टी को है नहीं। हम लोग भी किसी का ऐसे किसी से नहीं कर सकते। एज पर एक्ट, एज पर रूल, लीगल वे पे फॉलो करके करने का है तो जनरली ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी सोशल मीडिया में एक टर्म बहुत वायरल हो रही है, वक्फ माफिया। वक्फ माफिया क्या होता है? वो सोशल मीडिया में इसीलिए वक्फ माफिया वर्ड हुआ है कि जो इलीगल एनक्रोचमेंट और गलत तरीके से प्रॉपर्टियों को खरीद लेना, क्योंकि 13 का एक्ट बन गया कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, और उसको आप खरीद नहीं सकते। तो फिर ये प्रॉपर्टियों पे कैसे बिल्डिंग बन गए, किसी ने तो कैसे उसके प्लान पास हो गए, कैसे लोगों ने घर भी बना दिए, और ये इसमें तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो मिली भगत होगी। तो उन लोगों के लिए टर्म वक्फ माफिया यूज़ किया जाता है कि जिनकी नज़र ये वक्फ लैंड पे ही होती है, और जो ट्रस्टीज़ वगैरह होते हैं उनको कुछ ना कुछ लालच वगैरह दे के वो लोग डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हैं, और इसमें काफ़ी लोगों की मिली भगत होती है। और इसमें गलत तो सभी जगह से हुआ है, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक सही प्रयास किया है तो एक उसके लिए इंक्वायरी भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग हमारी भी होनी चाहिए। हम 1 साल से है तो पूरा जितने लोगों ने वक़्फ़ संभाला है सबके लिए गवर्नमेंट सीबीआई इंक्वायरी कर ले, सब बाहर आएगा सच किसने किया है, गलत कितने। जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग इतना इसके ऊपर हल्ला हुल्ला मचा रहे हैं, पूरा बात लोगों को एक गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इसका नाम ही गवर्नमेंट ने उम्मीद दिया है। जैसे वक़्फ़ का बोलते हैं ना, मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट, ऐसा करके बनाया है। तो एक अच्छी नीयत से बनाया गया एक्ट है, और इसका जिन लोगों ने दुरुपयोग किया है, जिन लोगों ने इसकी जगहों पे कब्जा किया है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। और ये वक़्फ़ माफिया का वर्ड सोशल मीडिया में चल रहा है, वो सही चल रहा है, क्योंकि वो तो लोगों के सामने है पूरे देश में कितनी जगहों पे। इवन हैदराबाद जैसे सिटी के अंदर वहाँ के पॉलिटिकल लीडरों ने बहुत सारी जगहों का एंक्रोचमेंट किया है, वो इलीगल कब्जा किया हुआ है। तो गवर्नमेंट को तो अब ये कायदे के हिसाब से आप कहीं भी कोई भी इंक्वायरी कर सकते, सब सच बाहर आएगा। तो आपके हिसाब से जो ये नया एक्ट आया है, इससे जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है जो वक्फ माफिया के अंडर में जो इलीगल यूज़ के लिए दे दी गई है, उनमें ऐसा कोई प्रोविज़न है कि उनकी इंक्वायरी बैठेगी, ये सभी प्रॉपर्टीज़ का डिस्प्यूट होगा, डिसीजन आएगा? देखो, ये स्टेट वक्फ बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर होता है। एक वो इसमें एक्ट भी है कि भाई कलम के हिसाब से अगर वहाँ से कोई एप्लीकेशन आती है, जैसे इसमें गैर रीति हुई है, कलम 70 का ऑप्शन होता है, तो ट्रस्टीज़ 4 ट्रस्टीज़ है, 1 ट्रस्टीज़ 2 ट्रस्टीज़ ने मिलकर कुछ गलत प्रॉपर्टी बेच डाली है, तो वो अगर हमारे पास एप्लीकेशन बोर्ड में करते हैं तो उसकी डेट निकलती है, दोनों पक्षकार को बुलाते, उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते, आपने ये बेचा तो किस बेस पे बेचा है, या किसी को दे दिया है, आपने लीज रूल के हिसाब से लीज दिया है, तो रिट्रोस्पेक्टिवली होती है। और वो वक्फ बोर्ड को पावर है कि वो प्रॉपर्टी पे वो वक्फ बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटर बिठा सकते बोर्ड में लेके कि भाई यहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ गलत हुआ है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वक्फ बोर्ड के पास रहता है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है वो पूरा इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगा। जैसे अभी हमारे पास एक यहाँ का दौड़का का एक मैटर आया था, बहुत साल पहले वहाँ कब्रिस्तान की जगह पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन गया, लोकल पॉलिटिकल लोग सब इसमें इन्वॉल्व थे, और वो वक्फ बोर्ड में भी केस चला, उसके बाद ट्रिब्यूनल में चला, और ट्रिब्यूनल में जो एक अर्ज करता था, एक ट्रस्टी था, उसकी फेवर में रिपोर्ट दिया, और वक्फ बोर्ड को आदेश किया ट्रिब्यूनल ने कि आप इसकी सब रजिस्ट्री से रद्द कराए, ये जितने भी बिल्डिंग बनी है, इसमें जितनी दुकानें बनी है, सबका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। तो वो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, हमने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स भेजा है। तो इस तरह एक ये प्रोविज़न है, पावर भी है, और वो पहले के एक्ट में भी है, नए एक्ट में भी है।
अगर कहीं गलत ध्यान में आता है तो वक्फ बोर्ड सुओ मोटो लेके भी उसमें इंक्वायरी कर सकता है। और अगर गलत हुआ है तो जगह बचाने, क्योंकि उसके पीछे का पर्पस ही मैंने आगे भी बताया कि जो आदमी 50 साल पहले दुनिया से चला गया उसने तो अपनी आल औलाद को छोड़ के खुदा के नाम पे दिया है, अल्लाह के नाम पे दिया है, तो उसका बेनिफिट इसको मिलना चाहिए, बेनिफिशियरी को, गरीब लोगों को मिलना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए। अब आज जनरेशन जाती गई और आज जो ट्रस्टी बन के बैठा है वो अगर उसमें गलत कर रहा है तो एक्शन होना ज़रूरी है, वो होना भी चाहिए। तो सर अभी आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं तभी ये बिल लोकसभा में भी पास हो गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बाद अभी कायदे का स्वरूप भी ले लिया है इसमें। ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां गई है इसको अपोज करते हुए, पर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड आपको क्या लगता है कि अभी नियर फ्यूचर में ये बोर्ड में आपके जो कार्य पद्धति है उसमें अभी इमीडिएट चेंजेस क्या आएंगे? इमीडिएट चेंजेस तो हमारा रजिस्ट्रेशन में तो इमीडिएट आ जाएगा, क्योंकि एक लॉ बन गया है। तो अब रजिस्ट्रेशन हम विदाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड और विदाउट परमिशन ऑफ द लोकल बॉडी अथॉरिटी के सिवा हम नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो वो आ जाएगा। और जो आपने सुप्रीम कोर्ट का बोला वो डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि लोकसभा के अंदर पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ कायदा। अब कुछ पार्टियों को या कुछ लीडर्स को लगता है कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच हुआ है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लाया, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन करेगी वो करेगी। तो लेकिन उसके लिए जो ये लोग माहौल बना रहे हैं कि भाई एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, धरना प्रदर्शन कर रहे, वो मेरे हिसाब से लीगल वे पे एक कायदा पास हुआ है एक लोकसभा राज्यसभा में और उसमें मोहर लगी एक्ट की, तो उसके पास ऊपर जो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो ऑप्शन है ही। लोगों को मिसगाइड करके जो कुछ पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि इसमें गरीब मुसलमानों को इसमें वो टारगेट किया जाता है, अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स इसके पीछे चलता है। मेरे को लगता है वोट बैंक्स एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स, और लोगों को गुमराह किए हुए बिना सही एक्ट किया है। और देखो तो एक्ट है ही, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट्स हुए जो ट्रांसपेरेंसी के लिए हुए, तो समझना चाहिए सही से। वो ऐसे ही कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दिया और लोगों की बात में आके जिस तरह से लोग रास्ते पे आ रहे या करने की कोशिश करी जाती है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। लोगों को लीगल साइड में एडवोकेट्स, अच्छे एडवोकेट्स को पूछना चाहिए कि इसमें क्या चेंज हुआ है और मुसलमानों को इससे क्या नुकसान हो गया, तो अपने आप सच्चाई सब बात आएगी। और मैं तो क्लियर बोलता हूँ कि इतने सालों में जो दूसरी पार्टियों ने जो वोट बैंक पॉलिटिक्स किया, अगर आपको लगता है कि भाई ये गवर्नमेंट ने सही नहीं किया, तो जब आप आओ वापिस, आपको कभी सरकार मिले तो आप उसमें वापस चेंज कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ने किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है, अच्छी नीयत से किया है। 75 साल दूसरे ओपोजिशन पार्टी के सामने 10 साल 11 साल का है मोदी रहा है, वो मेरे हिसाब से द बेस्ट टाइम है। उसमें बहुत सारे ऐसा काम हुआ है और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन जितनी भी आप गवर्नमेंट की योजनाएं देखें तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने वाले पॉपुलेशन के परसेंट के हिसाब से देखोगे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी ही है। मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिला है। पीछे आयुष्मान कार्ड हो या आवास योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। पॉपुलेशन मुस्लिमों का कितना है? 7% कोई स्टेट में, कोई पर्सन में 8%, कोई जगह 10%। लेकिन उसके सामने आप उसका डेटा एनालिसिस देखोगे तो आपको लगेगा कि सभी स्कीम्स जो बेसिक स्कीम्स है जिसका पुअर अपलिफ्टमेंट के लिए हुआ है, तो मुस्लिमों को उसका पूरा बेनिफिट हुआ है। तो सरकार की नीयत पे ज़रा भी इसमें शक नहीं करना चाहिए, अच्छे के लिए हुआ है और इसका अच्छा ही होगा और मुस्लिम कम्युनिटी को इसका फ़ायदा दिखेगा। तो सर आपने ये जो बातें बताई ये बिल के समर्थन में है, तो अपोजिशन जो है पार्लियामेंट में जो डिबेट कर रही थी वो मेनली ये पॉइंट पे थी कि जो सरकार है वो इसका गलत प्रचार कर रही है कि जो वक्फ में प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम दिखा रही है। क्या ये बात सही है? नहीं, प्रॉब्लम्स तो जब कोई अमेंडमेंट क्यों आता है उसके लिए पूरी स्टडी होती है। ऐसा तो नहीं है कि अचानक सरकार को दिल में आ गया कि भाई ये वक्फ गलत है, ऐसा तो नहीं है। 2-3 साल से 4 साल गवर्नमेंट को आज 11 साल हो गए, 2 टर्म, तीसरी टर्म में बिल लाए। नहीं तो ऐसा गवर्नमेंट को कुछ प्रिजुडाइज होता तो पहली टर्म में ही ला देते। फुल मेजोरिटी थी गवर्नमेंट पास, इस टाइम तो मेजोरिटी एनडीए की गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, फिर तो अकेले बीजेपी की मेजोरिटी थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ आउटकम आते जाते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं देश में जो लोगों ध्यान में लाते हैं,
पब्लिक अवेयरनेस में आते हैं। फिर एक इंडिपेंडेंट सर्वेज होते हैं, गवर्नमेंट के पास एजेंसियां रहती है, आईआईटी जैसी आईआईएम जैसे लोगों की टीम बनाकर वो लोग सर्वे भी करते हैं कि भाई ये एक्ट है, इसका फीडबैक दो। और ये तो बोलते हैं ना, नियम है, कुछ भी कोई भी एक्ट बने तो कुछ सालों के बाद उसमें कुछ ना कुछ जहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है तो सुधारने का काम भी होना चाहिए। नहीं तो 95 का एक्ट ही आज तक चलता रहता। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट इसमें अमेंडमेंट किए और ये 11 साल 12 साल 13 साल बाद ये वापस अमेंडमेंट्स हुए। तो जो फीडबैक आते हैं फिर ये पूरा प्रोसेस करके क्या सही जगह पूरे देश से भी उसमें फीडबैक आए कि भाई ये चीज़ सुधार करना ज़रूरी है। तो इसके हिसाब से अगर आप ओपोजिशन है तो उनको भी अपना वॉइस देना है। वो अपनी तरह से उनके तर्क और उनकी जो दलील होती है वो लोकसभा में हमने सबको सुना और सबने अपना अपना पक्ष रखा। करेक्ट। तो आपके यही तो हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि लोग सब कुछ भी, किसी के लिए आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपके दिल में है, लेकिन कायद इसमें लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नहीं होना चाहिए, बस वही देखने का है, ब्रीच इन द लॉ एंड ऑर्डर। राइट। तो वक्फ बोर्ड की सर ये जो कमेटी रहती है उसमें कोई प्रावधान है कि शिया, सुन्नी, वोहरा, आगा खानी इन लोगों के कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? वो जो हमारा जो बोर्ड गठन हुआ उसमें 1 कम्युनिटी फ्रॉम सिया कम्युनिटी, 1 फ्रॉम सुन्नी कम्युनिटी, इसी तरह से बोर्ड गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है। और 15% से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज़ है सिया, आगा खानी या वोहरा जी, जो सिया कम्युनिटी हो जिसके अंदर वोहरा, दाऊदी वोहरा, खोजा ये सब आ जाते हैं, तो अगर 15 से ज़्यादा % की उनकी प्रॉपर्टी है तो उनका अलग बोर्ड बनाने का एक प्रावधान दिया गया है। जो यूपी के अंदर सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों अलग है, तो वहाँ बनाया गया है 2013 से। तो मतलब ये ऑप्शन है या कंपलसरी है? कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है। वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से वो उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो लोगों को एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यों आप ये कॉन्वर्जेशन के लिए सही कैंडिडेट है, क्योंकि सर गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी है और उनके साथ सर रेडियोलॉजिस्ट भी है और जो माइनॉरिटीज़ है गुजरात के उनके भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनको भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं सर। तो आई डोंट थिंक सो कि ये जो डिबेट चल रही है उसके लिए आपसे अच्छा कोई एक कैंडिडेट है ये टॉपिक पर बात करने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, 2 चीज़ें हैं, लोगों को पता है कि एक वक्फ बोर्ड है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल क्या है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और उसके अंदर जैसे यहाँ के जो जितने भी बोर्ड है ये सब बोर्ड से रोटेशनल वाइज जो चेयरमैन है वो उसमें से 2 या 3 लोग उसमें मेंबर बनेंगे। उसमें सेंट्रल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के और राज्यसभा के भी मेंबर होंगे। और उसके जो चेयरमैन है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के जो हेड है, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो उसके चेयरमैन रहेंगे। तो वो एक बाकी सब मॉनिटरिंग बोर्ड को वो मॉनिटर करेगी। और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास अगर फंड होगा तो वो वक्फ बोर्ड यहाँ से डिमांड करेगा लोकल के भाई हमको ये पर्पस के लिए हमको लोन चाहिए या उसके लिए फंड एलोकेट करो। वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल डिसाइड करेगा कि किस बोर्ड को क्या ज़रूरत है। वो मॉनिटरिंग भी करेगा। एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने एक पोर्टल भी बनाया है और अब नए एक्ट के हिसाब से तो 6 महीने के अंदर सब वक्फ बोर्ड को अपनी टोटल रेवेन्यू, अपनी टोटल प्रॉपर्टी सेंट्रल वक्फ के पोर्टल पे लगाने का है। तो क्योंकि बेसिकली रेवेन्यू का मसला है, तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो मॉनिटरिंग बोर्ड है, वो भी इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए। उसके अंदर ऐसे लोग ही आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, पर आई थिंक नए के हिसाब से अब शॉर्ट टाइम में हो जाएगा सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी। तो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है जो सब वक्फ बोर्ड को 33 ऑल स्टेट के वक्फ बोर्ड को ऊपर से वो मॉनिटर करेगी। कहीं हम यहाँ पे कुछ गलत करेंगे तो हमें वहाँ से पकड़ेंगे। और दूसरा मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो अभी आप सुन रहे हैं सब मीडिया में कि भाई नए एक्ट का ओपोज हो रहा है, तो एक्ट में क्या है काफ़ी लोगों को ये पता भी नहीं है कि क्या उसमें चेंज हुआ है। वक्फ एक्ट तो है ही, लेकिन एक मास ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई वक्फ ख़त्म कर दिया, वक्फ ख़त्म कर दिया। ऐसा कुछ है नहीं। जो एक्ट है उसमें कुछ क्लोज में अमेंडमेंट हुआ है और इसका पूरा प्रोसेस चला है। पहले उसके लिए प्रपोजल रखा गया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की तरफ से लोकसभा में, फिर सब लोगों की राय लेके जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। जेपीसी के अंदर सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। फिर उन्होंने पूरे देश का हर स्टेट का उन्होंने विजिट किया, ऑल 33 स्टेट, सब जगह। और वहाँ के स्टेक होल्डर्स, फिलोसोफर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स,
नॉन मुस्लिम्स, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, सबके साथ उन्होंने बातचीत की और फिर अपना उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया अपना जेपीसी का, जो उन्होंने लोकसभा के टेबल पे रखा। उस पर आप देखें 12-12 घंटे का डिबेट हुआ दोनों दिन राज्यसभा में। बाद में वो कुछ प्रपोजल अमेंडमेंट मंजूरी के साथ 14 जैसा कुछ अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया और वो लॉ बना। राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद वो अमल में आ गया 2 दिन पहले। तो ये नया आंकड़ा। और कई लोग ऐसा दलील करते हैं कि भाई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, क्यों वक़्फ़ का एक बनाया। मैं एक आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज तक तो पुराना एक था, अब मुसलमानों का क्या इसमें उद्धार हो गए? लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई मुस्लिमों को नुकसान हो, अभी फ़ायदा क्या हुआ है? इतने सालों से वक़्फ़ बोर्ड चल रहे हैं, उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि पुअर्स को मिलना चाहिए। वक़्फ़ बोर्ड के कितनी यूनिवर्सिटियाँ वक़्फ़ बोर्ड चला रहा है, कितनी स्कूल चला रहा है, कितनी हॉस्पिटल चला है, देखो तो उसमें कुछ काम नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से लीगल वे पे उस पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोगों ने हंड्रेड्स ऑफ प्रॉपर्टी का एंक्रोचमेंट किया, हंड्रेड्स ऑफ इलीगली, कितने थाउजेंड्स ऑफ केस आ रहा है। आज हमको किसी जगह पे मालूम पड़ता है कि भाई एंक्रोचमेंट हो गए, हम कलम का 54 के तहत उसको नोटिस देते हैं, फिर वो नोटिस पे नोटिस, उसका लीगल रिप्लाई आता है, हम उसके अगेंस्ट कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो ट्रिब्यूनल चले जाते हैं, ट्रिब्यूनल से वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। जो ग्रास रूट पे काम होना चाहिए आज तक नहीं हुआ है। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉज बन रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट, उसमें सुधार लाना भी ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक बार कोई एक्ट बन गया तो उसमें कभी कुछ चेंज ही नहीं करने का। अपने सालों से इंडियन पिनल कोड चल रहा है, अभी BNS आया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ सुधार के साथ लाए तो उसका बेनिफिट ही होने वाला हूँ। मैं आपके माध्यम से मुस्लिम समाज को एक जिम्मेदारी पूर्वक बोलता हूँ कि इसमें मुसलमानों की जो बेसिक रिलीजियस प्लेसेस है उसमें कहीं भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही है। और आपने अगर डिबेट सुना हो तो हमारे गृह मंत्री श्री ने भी, अमित भाई शाह जी ने स्पष्ट बोला है कि इसमें कहीं भी मुस्लिमों की कोई भी दरगाह, खानका, मदरसा का कोई नुकसान नहीं है। और जो नॉन मुस्लिम्स वाला जो बहुत जगह के भाई नॉन मुस्लिम्स को क्यों वक़्फ़ बोर्ड में ला रहे हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टी वाले आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति है, हिंदू बोर्ड से क्रिश्चियन लोगों के जो उसमें कहीं नॉन बिलीवर्स को नहीं जोड़ा जाता तो वाई सिर्फ वक़्फ़ बोर्ड में। तो उसके लिए क्योंकि ये रेवेन्यू के साथ जुड़ा है और स्टेक होल्डर्स है उसमें नॉन मुस्लिम भी हंड्रेड्स ऑफ, कई ऐसी प्रॉपर्टी है मस्जिद की, मदरसे की, उसके टेनेंट सब है नॉन मुस्लिम से। तो गवर्नमेंट ने ये पर्पस सोचा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। तो कोई एरिया का MLA MP है तो वो सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट से तो MLA MP नहीं बनता है, उसके वो सबके वोट से बनता है और वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है। किसी का वोट मिला नहीं मिला वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन एक बार वो MLA MP चुन गया तो उन लोगों को भी इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। भले वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किसको रखना है MLA MP। पुराने एक्ट में सिर्फ मुस्लिम रखा था, इसमें नए के अंदर वो ऑप्शन हटा दिया है। तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। और वक़्फ़ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स भी आएंगे, वुमेंस 2 मेंबर्स आएंगे। वुमेंस एम्पावरमेंट होगा तो गवर्नमेंट का वो एक बेसिक है कि भाई वुमेन को सब जगह रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो बोर्ड तो सबको मॉनिटर करेगा, ट्रस्ट में कहीं भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये कंसेप्ट गलत मैसेज गया है बहुत जगह पे। जो मस्जिद, मदरसा, दरगाह का ट्रस्ट है उसमें कोई नॉन मुस्लिम नहीं, वो तो उन्हीं को बनाने का है, वहाँ उनके बिलीवर्स ही आएंगे, मानने वाले ही आएंगे। जो मॉनिटरिंग बोर्ड है उसके अंदर नॉन मुस्लिम आएंगे। और ये रेवेन्यू का सब्जेक्ट है, एसेट का है, एसेट मैनेजमेंट के अच्छे लोग आएंगे तो लॉन्ग टर्म फायदा ही होने वाला है। क्योंकि अच्छे लोग अगर बोर्ड में होंगे और जो रेवेन्यू के साथ जिसका नॉलेज रखते हैं तो अल्टीमेटली वो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, रेवेन्यू इनकम बढ़ेगी तो फायदा किसको होगा? मुस्लिम कम्युनिटी को होने वाला है, क्योंकि उसका पर्पस है गरीब लोगों को मदद करना। पुअर कोई भी हो तो उन्हीं को ट्रस्ट के रेवेन्यू जनरेट होगी तो उसी को फायदा होगा। आज इतने लाखों की प्रॉपर्टियों का हम सुन रहे हैं, लेकिन इसके सामने आप ऑल इंडिया रिकॉर्ड चेक करो तो रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम है। हमारे गुजरात में हमारे 11,000 ट्रस्ट है, उसका उन लोगों के पास रेवेन्यू जनरेट होता है जो हमारे पास डेटा आता है तो कुछ नहीं है। मतलब कि ना कोई लीज रूल को फॉलो करता है। अगर आप कोई डिजिट दे पाए रेवेन्यू का, डिजिट मतलब कितना रेवेन्यू, क्योंकि 2006 में जो सर्वे हुआ था आपको पता है, तो सच्चर कमेटी का जो 2006 में सर्वे हुआ था उसके हिसाब से जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ है पूरे इंडिया में उसका अगर 10% भी वैल्यूएशन किया जाए
10% रिटर्न भी हजारों गिना करोड़ जाए होंगे। तो 12,000 करोड़ था, ऐसा किरण रिजिजू ने अभी बोला था पार्लियामेंट में। हाँ। उसके सामने जो रेवेन्यू जनरेशन मिला है वो 163 करोड़ ही है सही सिर्फ। बात है। तो वही मैं पूछ कहाँ रहा जाता है पैसा, वही तो हम Exactly. भी बोल रहे हैं, कहाँ जाता है पैसा। रेवेन्यू जनरेट होता नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में है और नीचे उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। उनको वो क्या है, जो जनरेशन दिखाते हैं। अब जो एक अमेंडमेंट हुआ है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोविजन आए हैं जिससे हमारे जो सीईओ है उसको भी पावर दिया गया है कि अगर वो प्रॉपर्टी का सही मैनेज नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर उसको ले सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो अपने बोलते हैं ना रेवेन्यू का बोझा डालते हैं, ऐसा बोलते हैं वर्ड, तो वो कर सकते हैं, जिससे करके वो अपना रेवेन्यू जनरेट होगा, वो सही फिगर दिखाएगा, उसके हिसाब से ये मैनेजमेंट होगा। और लीज रूल जो है, लीज रूल का बहुत से जगह पे पालन नहीं कर रहे लोग, इसीलिए लीज रूल के हिसाब से नहीं आता है। और ट्रस्टीज खुद होते हैं, वो खुद ही प्रॉपर्टी अपने नाम पे, अपने भाई बहनों के नाम पे लीज पे ले लेते हैं, तो वो एज पर एक्ट गलत है। तो बहुत सारे लूपहोल से सुधारने की इसको ज़रूरत है, और एक ईमानदार कोशिश है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको ना के मुस्लिम या नॉन मुस्लिम के उसमें डाल के कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छी नीयत से हो रहा है। और 75 साल तो अपोजिशन पार्टी को मिले हैं। अगर 75 साल में आप लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, अगर ये वक़्फ़ के लिए अच्छा और मुस्लिम कम्युनिटी की भलाई के लिए, अब कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करके लोगों को इसके खिलाफ भड़काना, लोगों को रोड पे लाना, ऐसी बात करना, वो सब गलत है। क्योंकि एक कायदा बना है और उसके अंदर कायदे का इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से होगा तो इसका 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसका फ़ायदा होगा और कम्युनिटी को ही फ़ायदा होगा। करेक्ट। थोड़ी देर पहले ऑडियंस को बता दें कि सर ने एक बात की कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर का अभी ये वक़्फ़ की कमेटी में होना कंपलसरी हो गया है एज पर द न्यू एक्ट, और 2 मुस्लिम महिलाओं का भी कंपलसरी हो गया है। तो ये सभी बात हुई न्यू एक्ट की। उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिस पर सर हम बात करेंगे आगे जाके, पर पहले थोड़ा रिवाइंड करके हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। जैसे हमने रेवेन्यू जनरेशन की बात की, एक प्रॉब्लम है, ऐसा ही एक प्रॉब्लम है वक्फ बाय यूज़र करके, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है पार्लियामेंट में। कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, जैसे 400 साल से कोई मस्जिद खड़ी है कोई ज़मीन पे और उसके कोई कागजात नहीं है, तो एज पर द प्रोविजन वो लोग ऐसे वक्फ को ये प्रॉपर्टी मान सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। वो एक्ट अब निकाल दिया है। उसके बारे में क्या कहना है कि जो ये बरसों से चला आ रहा था वक्फ बाय यूज़र, उसको निकाल के क्या काम किया है गवर्नमेंट ने? देखो, इसमें वक्फ बाय यूज़र में कैसा है कि सालों से जो यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक अमेंडमेंट ये हुआ है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाने का है। मतलब जो एक नया एक्ट आया तो पीछे जो वक़्फ़ बाय यूज़र है उसको वो नहीं करेंगे, लेकिन ऑनवर्ड वक़्फ़ बाय यूज़र्स में कोई ऐसे अपना प्रोविज़न आके नहीं रख सकता कि भाई ये वक़्फ़ बोर्ड के अंदर इसका एडमिट कर दो जब तक उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ना हो। और उन्होंने एक कलेक्टर का ऑप्शन डाला है नए एक्ट में। पहले क्या था, हमारे पास रजिस्ट्रेशन आता था तो हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके नोटिस इश्यू करते थे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है और हम इसको नोटिफाइड कर देते थे रजिस्टर्ड। इसके बदले ये ऑप्शन चेंज किया है कि वी हैव टू सेंड टू कलेक्टर्स। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो रेवेन्यू का सुप्रीम रहता है, तो वो अपना रिपोर्ट देगा, वो बोलेगा भाई इसमें कोई लिटिगेशन नहीं है, ये प्रॉपर्टी क्लियर है और जो वक़्फ़ कर रहा है उसके नाम पे ही है, और उसके बाद ही ये रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रांसपेरेंसी आएगी और इस कोर्ट केसेस और ट्रिब्यूनल के केसेस में भी कमी होगी और एक क्लियर रेवेन्यू का क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और ये फ़ायदे के लिए ही है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। और जो अमेंडमेंट किया है उन्होंने, उसमें वो पीछे का कोई जो है उसके ऊपर कोई नहीं किया है, जो नया आएगा उसके ऊपर ही किया है। और जिसमें एक ऑप्शन इसमें सब क्लोज भी डाला है कि जहाँ पे लिटिगेशन है, जहाँ पे कोई विवाद है तो वो रिफ़र किया जाएगा रेवेन्यू के ऑफिसर्स को, और फॉर वे उसका जो कंक्लूजन आएगा उसके हिसाब से वो नोटिस जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो वक़्फ़ बाय यूज़र का प्रोविज़न निकाल दिया गया है नए एक्ट में, उससे नॉन मुस्लिम्स को भी फ़ायदा होगा? क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल काशी विश्वनाथ का मंदिर जो क्लेम किया था एज अ वक्फ प्रॉपर्टी, ताजमहल एज अ मुस्लिम प्रॉपर्टी जो नेशनल मॉन्यूमेंट है उसको भी क्लेम किया था एज अ वक्फ प्रॉपर्टी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ओवर रूल करके मना कर दिया। द्वारिका नगरी गुजरात में अपने जैसे क्लेम किया था एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो ये जो वक्फ बाय यूज़र के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के क्लेम होते थे, ये सभी रिजेक्शन का एग्जाम्पल है। पर ऐसे कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो एक्सेप्ट भी होंगी ओवर द ईयर्स?
नहीं, वो अब स्टडी का सब्जेक्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। जो आगे का जो हुआ, अब आगे का सोचने का है, फ्यूचर का। तो अपने इन फ्यूचर इस टाइप का कोई क्लेम आके कोई करेगा तो वो उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करने के बाद ही अगर उसका सही है तभी वो वक़्फ़ में एनरोल होगा, तब तक नहीं होगा। और एक कलम 40 बोलते हैं कि जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जो लोग आते हैं तो उसके पास भी अभी उसका पूरा रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लिया जाएगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड कंप्लीट होगा तो ही वो रजिस्ट्री होगा। और गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा कोई इश्यू है नहीं, ऐसे कोई लिटिगेशन भी ज़्यादा नहीं है। पास्ट में जो हो गए अभी के एट प्रेजेंटली जो लास्ट 1 साल से हम लोग वक़्फ़ में, उसमें ज़्यादातर हमने जितनी भी रजिस्ट्रेशन किए सब पेपर वर्क क्लियर है, उसी को रजिस्ट्रेशन किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट सर, हमने ये देखा है नए एक्ट में कि पहले क्या था कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो कोई साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप कितने साल के बाद क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, जिसमें अभी 12 साल का एज फार एज लिमिटेशन कर दिया है। करेक्ट। तो क्या उससे भी इसमें फ़ायदा होगा? लिमिटेशन कर दिया, इससे क्या है, लिटिगेशन कम हो जाएंगे और एक वो अविश्वास बनता है लोगों के बीच में, वो भी कम हो जाएगा। तो ये सब बहुत कुछ सोच समझ के किया है। और आपको ये भी जानने की कि ज़्यादातर इसका बेनिफिट पॉलिटिकल पर्सनों ने, बड़े बड़े मुस्लिम लोगों ने ही लिया है। वक़्फ़ की बड़ी बड़ी कितनी होटल है, ओबेरॉय होटल मैंने कल सुना 1 रुपये के लीज पे दी गई है यहाँ पे, मेरियट या ओबेरॉय होटल के नॉर्थ इंडिया में। कहाँ आगे के कोई हैवी वेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स या बड़े बड़े लीडरों ने अजय कितना एकड़ों पे रिसोर्ट बनाए हुए। कल मैं एक डिबेट में देख रहा था। तो कौन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी तो मुस्लिमों के बेनिफिट के लिए है और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान इसका मुस्लिमों ने ही किया है, जो मुस्लिम लीडरों ने ही उसके पर कब्जा किया हुआ है। और अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग की नज़र ये वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों पर होती है, क्योंकि सिटी का जो सिविल है, शहरी बढ़ते गए तो ज़मीनों की कीमतें बहुत बढ़ती गई। तो आज शहरों के बीच में कितनी वक़्फ़ प्रॉपर्टी आ गई जो सालों पहले किसी ने वक़्फ़ की है। तो सीधी बात ऑब्वियस है कि उसमें डेवलपर वगैरह का इंटरेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा ब्रीच करने वाले रूल रेगुलेशन वाले भी मुस्लिम कम्युनिटी के ही है। उसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। तो आज कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरे हिसाब से इसको पॉजिटिव वे पे लेके उस कम्युनिटी के भले के लिए हो, ऐसा मेरा मानना है। करेक्ट। नहीं, पर बहुत डीप में बहुत सारे टॉपिक्स पे आज हमने बात की, तो थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले, ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले, आपका कोई मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए? बस आप मैसेज यही है कि भाई वक़्फ़ का जो नहीं जानता था पूरे देश में, सब वक़्फ़ जान गए, क्योंकि इतना बड़ा डिबेटेबल इश्यू हुआ। लेकिन ये मैं एक ही बोलूँगा कि 75 साल ओपोजिशन के सामने 11 साल का ये गवर्नमेंट का एरा है, और सही नीयत पे शक मत करें और एक बार सरकार को काम करने दे। अच्छा काम कर रही है और मुसलमानों के हित में काम कर रही है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट क्यों मुसलमान के हित में, क्यों मुसलमान देश के सिटीजन्स नहीं है? और एक सेक्शन वीक रहेगा तो दूसरा सेक्शन को भी असर आएगा, देश भी वीक रहेगा। तो गवर्नमेंट तो सबका अपलिफ्टमेंट सोचती है, सबके लिए सेम नज़र से देखती है। उनको ऐसा है कि सबका भला होना चाहिए। और जो खास करके वक़्फ़ के लिए जो मिसकंसेप्शन की वजह से भी जो कम्युनिटी के बीच में जो था, ये एक्ट आने के बाद बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक नैरेटिव सेट हो गया था कि भाई मुस्लिम है तो वक़्फ़ के नाम पे ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब ये क्लियर कट आएगा और जो गलत हुआ है, जहाँ गलत हुआ है तो हक है, गवर्नमेंट लैंड पे कहीं पे कोई कब्जा है इलीगली और वक़्फ़ की हुई है तो वो भी रिव्यू होगा। लेकिन जो मुसलमानों को दी गई है वक़्फ़ के नाम पे या ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है, उसमें कोई उसको छेड़ने का है, उसको करने का इश्यू ही नहीं है। जहाँ पे इलीगल एनक्रोचमेंट है या गलत तरीके से कहीं पे रजिस्टर कर दिया गया है, तो सीधी बात है कहीं ना कहीं तो हिसाब करने का है। करेक्ट। देन थैंक यू सो मच सर। आई होप कि हमारी ऑडियंस को ये एपिसोड से बहुत सारा बेसिक एजुकेशन मिला होगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट का मेन हमारा हेतु यही था कि आपको एक नॉन बायस्ड क्लियर ओपिनियन मिले, और वो भी एक सर जैसे एक्सपर्ट से, डॉक्टर मोहसिन लोखंडवाला से, कि जो वक्फ पे बोल सके। ही इज़ द अथॉरिटी, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड। तो आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन भी दे पाए, एक क्लैरिटी भी दे पाए।
पुराने और नए वक्फ बोर्ड के में जो शिफ्ट है वो भी आपको क्लियरली समझा सके. सो आई होप कि ये सब ऑडियंस को आज के एपिसोड से मिला होगा. सो थैंक यू सो मच सर. एंड बाकी आप लोग बताइए कि ये बिल के बारे में आप क्या सोचते हैं. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी ला रहा है या इंटरफियरेंस. अभी ये आपको तय करना है. सर ने और हमने हमारा काम कर दिया है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में.